सर जनाब कैसे हैं आप लोग? कितने लोग मौजूद हैं भाई? 8। 8 लोग मौजूद हैं, चलो जी। अह, अच्छा यार, ये सेशन रखने का मकसद सिर्फ इतना ही से था कि टाइम कम है, काम ज्यादा है, हमारी कुछ क्लासेस स्किप हो चुकी थी। आज तुम लोग की मेरे ख्याल से ये जो स्लॉट है ये एलसीए लैब की होनी चाहिए थी। तो खैर ये है कि वो मैंने आज ले ली है मेरे ख्याल से। मैं चाह रहा हूँ एक तो ये कि हमारा जो एक सेशन मतलब जो कल की लैब की वजह से रह गया था, वो तो अब होगा संडे को। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हमारे पास दिन कम है, काम ज्यादा है। तो मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो मैंने टॉपिक करवाया था, उस टॉपिक का नाम याद है किसी को? टॉपिक का नाम याद है? लास्ट टाइम क्या किया था? सर नेचुरल रिस्पांस कैपेसिटर। हाँ, नेचुरल रिस्पॉन्स तो था। उसके अंदर हम लोगों ने सोर्स फ्री कंडीशन को देखा था। बेसिकली वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द सोर्स फ्री कंडीशन ऑफ आरसी एंड आरएल सर्किट्स। यही किया था भाई। यस सर। इसमें आप लोगों ने देख लिया था कि किस रेट से हमारे पास कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है अंडर दी सोर्स फ्री कंडीशन। जो नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो वो टॉपिक है क्या? वो उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करवा देना चाहता हूं, ताकि आपके पास से वो जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सारी दूर हो जाए। सो स्टार्ट करें क्या? So this is example number 27.3. So what I'm trying to do is example number 7.3. There is an schematic. जी सर सोर्स फ्री आरएल सर्किट आप पढ़ा चुके हैं ना? यह तुम्हारी आवाज बहुत कटी है मेरे पास, फिर दोबारा पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं एंड में पूछ लूंगा। चलो सही है। अगर किसी ने अपने पास बुक ओपन अप की हुई हो तो भाई मुझे ये बताओ कि यही सर्किट है बुक के अंदर। हाँ जी, क्या यही सर्किट बना हुआ है? तो बुक के अंदर कुछ इसी तरीके का सर्किट बना हुआ है। उसमें से ये कह रहा है, यानी कि सवाल जो है, दैट आस्क अस टू कैलकुलेट दी आई ऑफ टी, यानी कि दिस आई, एंड आई एक्स ऑफ टी, दैट मींस
दिस आई। ठीक है, अब एक इसके अंदर मुझे पहले बताओ, इज देयर विल देयर बी आई और आई एक्स? क्या इसमें आई ऑफ टी और आई एक्स टी होगा? नहीं सर। नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड टू हैव सम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, सो वो इनिशियल कंडीशन कहां से आ सकती है? ये कह रहा है अज्यूमिंग दैट, सवाल के अंदर ही कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट v0, दैट मींस कि द इनिशियल वैल्यू बिफोर टाइम इज समथिंग लाइक दिस। सॉरी, ये आई ऑफ जीरो है, ये आई ऑफ जीरो है, दैट हैज 10 एम्पेयर्स। ये आई ऑफ जीरो की एक कंडीशन दी गई है। क्या अब हम मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। वी नो दैट कि हमारे पास, अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं, तो सोल्यूशन जो होगा स्टार्ट होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से कि वी नीड टू हैव सम, वी नीड टू फाइंड आउट दिस आई ऑफ टी, यानी कि इस इंडक्टर से गुजरने वाला करंट। सो दिस आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई जीरो ई की पावर माइनस टी आर टी आर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग we need to find out. Problem is that we got the inductor, we got the initial current, but we don't have any equivalent resistance, because in this circuit you can see that there is a dependent source. Due to this dependent source, there is no fixed RL, यानी कि यहाँ पे जो R है वो fixed नहीं है. So you need to find out the overall resistance of this circuit. So how you can be able to find out this overall resistance? किस तरीके से find out कर सकते हैं? Any guesses? I don't think so कि you don't guys have any यार तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? या अभी सो के उठ गए हो और बस? वही तो जवाब दो भाई। आर इक्विवेलेंट कैसे मालूम कर सकते हैं? आर इक्विवेलेंट ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सर इसको ये इंडक्टर वाली जगह को इसको मतलब इसको वो कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। नहीं 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 नहीं, तुम काफी हद तक सही पहुंच गए। बस मसला ये हुआ कि तुम सही रास्ते जाते जाते तुमने गलत गली में टर्न ले लिया। ठीक है यार, हम लोगों ने देखा था कि जब इस तरह की कोई चीज होती थी तो बेसिकली ये है क्या, इसको ये समझो आरएल के सपोज करो। सो एक थेवेनिन्स के अंदर हम लोग जब डिपेंडेंट सोर्स आई थी तो उसमें एक इक्वल रेजिस्टेंस का तरीका मालूम करते थे। सो दैट मेथड कैन आल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस थिंग। सो करो क्या कि फॉर आर इक्विवेलेंट इसको क्या कर दो, इंडक्टर को निकाल दो और इसकी जगह पे एक टेस्ट सोर्स लगा दो जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है 1 वोल्ट की। थ्री आई 4 ओम्स और ये कितना है 2 ओम्स और ये आ गया 1 वोल्ट। ठीक है जी, अब ये कोई ना कोई एक आई सप्लाई कर रहा होगा जो ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आई, इसको I1 कहते हैं, और यहां से कोई कुछ जा रहा होगा I2। तो अब क्या मैं अगर आर मालूम करना चाह रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी हमारे पास इस सूरत में? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय I1, ऐसा ही होगा। यस सर। यस सर वन वन की इक्वल पूरा इक्विवेलेंट होगा। जी क्या कह रहे हैं? 1 वोल्ट अपॉन I1 पूरा आर इक्विवेलेंट होगा। हाँ एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा। ऐसे ही तो फाइंड आउट कर देते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सही है सर, सही है।
चले जी। सो फाइंड आउट करते हैं। इस लूप के अंदर आप क्या लगाओ, केवीएल लगाओ। सो लूप वन के अंदर जब केवीएल लगाया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। दिस -1 वोल्ट यहाँ जा रहा होगा तो ये हो जाएगा 2i1 माइनस की साइन 2i2 इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 है, वहां जाके +1 हो जाएगा। सो दिस इज 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू +1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास एक, राइट। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो दूसरी इक्वेशन के लिए हमने किया ये कि ये हमारे पास पेज आ गया। सो वी नो दैट कि भाई ये हमारे पास सर्किट था। अब इसके अंदर लूप टू के अंदर जब लगाएंगे सो दैट्स गोना बी इक्वल टू, इसमें पूरे में लगाओगे सो ये आ जाएगा। अब बेसिकली 3i1 क्या था, यहाँ से गुजरने वाला करंट। सो यहाँ पे हम लोगों ने उसको किस चीज से डिनोट किया, i1 से डिनोट किया। सो दिस विल बी द सेम थिंग, राइट। सो भाई ये आ जाएगा 2i2 माइनस 2i1, फिर उसके बाद प्लस का 4i2 इज एक प्लस की साइन 3i1 इक्वल टू 0। ये है लूप टू की इक्वेशन। सो मैं यहाँ भी लिख भी सकता हूँ कि ये दिस इज माय लूप टू की इक्वेशन। अब 2i1 3i1 कितना होता है? I1 सो दिस इज i1 2i2 4i2 कितना होता है? 6I2 इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करो, i1 और i2 की वैल्यू बताओ। Sir, I1 0.43. i1 0.43, ये हो नहीं सकता, कुछ गलती कर रहा हूं मैं, कुछ गलती कर रहा हूँ। हाँ, इस लूप टू के अंदर मैंने कुछ गलती की है। एक मिनट, मैं एक सर ये चीज भूल गया। -3i1 तो नहीं नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, हाँ मैं कुछ गलती कर गया हूँ यहाँ पर। रुको रुको रुको, इसको काटो, इसको काटो। ये सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ये कट आएगा, दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज नॉट समथिंग एंड दिस इज नॉट समथिंग। वी रीड्रॉ दिस सर्किट। हमने टेस्ट सोर्स तो लगाना ही लगाना है, लेकिन उससे पहले जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वो भी हम लोगों ने सही रखनी है। डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर द पर्टिकुलर सर्किट वो क्या थी भाई हमारे पास, कि दिस वाज द सर्किट। इसमें लेट्स अप ये आ रहा था हमारे पास रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये डिपेंडेंट सोर्स। इस रिक्वेस्ट से जो गुजरा था वो करंट ये था। दैट मींस इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ना, वो कुछ इस तरीके से होगी। और इसके अंदर से जब इंडक्टर गुजरा था तो उसमें से भी, यानी कि जब इंडक्टर था, अगर मैं सर्किट को देखूं, सो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ऐसे है। सो यहाँ पे भी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। और यहाँ पर आप जब लगाओगे टेस्ट सोर्स तो वो ये होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ गई। अब I1 था क्या? I1 बेसिकली यहां से इंडक्टर से गुजरने वाला करंट था, यानी कि कुछ ये वाला करंट था। इसको मैं डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ। डॉटेड का मतलब होता है हमारे पास इमेजिनरी, प्रेजेंट अभी है नहीं, लेकिन इसका कोई एक हमारे पास रेफरेंस है। अब ये जो सप्लाई प्रोवाइड कर रही होगी, ये वाला करंट प्रोवाइड कर रही होगी। क्या कर रही होगी? ये वाला करंट प्रोवाइड कर रही होगी। सो अज्यूम आपने ये किया है, लेकिन एक ये आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं I1 की बात करता हूँ, बेसिकली ये I1 बेसिक ये वाला है, और यहाँ पे कैपिटल I1 है, ये I2 है। सो
ये जो प्रोवाइड कर रहा है दिस इज माय कैपिटल I1, यानी कि ये जो करंट आ रहा है, ये बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है, दिस इज ये वाला, एंड द एक्चुअल जो इसमें से फ्लो कर रहा है वो ये वाला गुजर रहा है। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि कैपिटल I1 इज इक्वल टू माइनस का I1, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इसकी एक्चुअल में, यानी कि इस सोर्स की एक्चुअल डायरेक्शन और इस सोर्स की लगाने वाली जो एक्चुअल डायरेक्शन एक दूसरे के क्या अपोजिट है। तो ये एक रिलेशनशिप है इनका। मतलब सर अगर हम टेस्ट ट्यूब ये चार्ज लगाएंगे तो उसके बाद ये जो है -I1 और I=I1 मतलब डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई नॉट जो प्रोवाइड हो रहा है, बेसिकली इसको आई नॉट कह देते हैं। आई नॉट इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो कंडक्टर में से करंट गुजरा था उसकी डायरेक्शन ये वाली है। और बेसिकली ये जो I1 है, ये कौन सा करंट है? ये बेसिकली आई लिखा हुआ है, ये सिंपल है आई। ये जो करंट है कौन सा वाला है? वो इंडक्टर वाला करंट है, यानी कि ये वाला करंट है। अगर आई नॉट और आई को अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अनइक्वल है। सो मैं इस लूप के अंदर ये कह सकता हूँ जो करंट गुजर रहा है वो आई नॉट भी कह सकता हूँ मैं इसको। मतलब सर सिर्फ ये टेस्ट ट्यूब लगाए, ये जो चार्ज लगाया है इसका बस ये है टेस्ट ट्यूब क्यों नहीं मतलब है? टेस्ट ट्यूब नहीं है, टेस्ट ट्यूब नहीं है, टेस्ट सोर्स है। वोल्टेज जो है सर हाँ हाँ, सोर्स। टेस्ट वोल्टेज है। तो मतलब सर अब जो ये इक्वेशन, सिर्फ ये लगाने की वजह से ये होगा। हाँ ये लगाने की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। सही है। वरना इसका एक और हल भी है, इसका एक और हल भी है। आप इस सोर्स को ऐसे लगा दो, माइनस प्लस, आप इसको ऐसे लगा दो। अब यहाँ से जो करंट जा रहा होगा, अब ये वाला जो आई नॉट है इसकी डायरेक्शन भी ये होगी और इस I1 की डायरेक्शन भी यही होगी। सही है। या ये इस्तेमाल करो या ये इस्तेमाल करो, बात दोनों की एक है। ठीक है। सो जनाब, आप लोग इससे भी करके देखना, दैट्स डू बाय योरसेल्फ। ये वाला जो हिस्सा है इसका, अगर जिसके अंदर उल्टा सोर्स लगा के, अभी फिलहाल हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो जब इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, सो ये कोई करंट गुजर रहा है यहाँ से। सेट कर दें क्या सर शीट? आप सही है? सर पूरी नहीं आ रही शीट, साइडें कट पूरी रही आएगी है। भी नहीं, पूरी आएगी भी नहीं, और पूरी पे मैं लिख भी नहीं रहा। ओके सर। चले जी, अब भी लगाते हैं यहाँ पर केवीएल। जब केवीएल लगाएंगे, सो जब यहाँ से इस डायरेक्शन में ये 2 से जब गुजरेगा तो ये बराबर हो जाएगा 2I1 -2I2। और जब ये गुजर के यहाँ पर यहाँ से एंटर होगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। और 2I1 -2I2 इक्वल टू -1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। सो यहाँ से ये एंटर हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का 3I स्मॉल आई, प्लस की साइन, प्लस की साइन, ये 4 और 2 ये हो जाएगा प्लस का 6I2। फिर उसके बाद माइनस का 2I1 इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज है? बेसिकली हमें पता है कि माइनस का I1 बराबर है इस स्मॉल I1 के, यानी कि वी नो दैट दिस I इज इक्वल्स टू माइनस का I1। सो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस की साइन वैसे ही रहेगी, 3 की जगह 3 भी वही रहेगा, -I1 है इसके साथ, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? माइनस का I1। सो माइनस से माइनस कटा, ये I1 ये हो जाएगा हमारे, सॉरी, ये इस तरीके से हो जाएगा, 6I2 इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 2I1 इस तरीके से हो जाएगा। एक मिनट, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? माइनस का 3I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 56I1। एक मिनट, I1 I0 इज इक्वल टू माइनस का,
यार मैं फिर दोबारा कुछ गलती कर रहा हूँ। हम्म, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ये आखिर में अज्यूम करेंगे, ये जो चीज है ना इसको आखिर में करेंगे। अभी सिंपल सा इसके अंदर लगाओ क्या, वो जो हमारे पास इस लूप का केवीएल लगता है। सो I2 के अंदर ये हो जाएगा 3I1 एक्सक्यूज मी सर, माइनस के 3I1 जी 6I2 माइनस का। आपने I1 को I के माइनस के इक्वल क्यों रखा है? अगर करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो। यार ये सवाल जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है। सर पर I सवाल जो है इक्वल्स वो टू I1 नहीं होना चाहिए सर, होगा क्योंकि I I इज की इक्वल टू डायरेक्शन। I1, बस डायरेक्शन का फर्क है इसके अंदर, डायरेक्शन का सर पर फर्क है और किसी चीज। अब तो आपने डायरेक्शन सही कर दी ना सर, I भी डाउनवर्ड जा रहा है, I1 भी डाउनवर्ड जा रहा है। वो तो डू बाय और यार सेल्फ है वो वाला अभी। यार फिर मैं तुम लोगों को ऐसे करूं, पहले एक दफा मैं ये ना ये दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों को समझाता हूँ। इस सवाल को रहने ही दो, इसको रहने ही दो। ये मैं ऐसा करता हूँ, ये कल परसों में समझाता हूँ। अभी फिलहाल क्योंकि दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना था, पहले वो कर लेते हैं। इस सवाल को भूल जाओ अभी। इसमें तुम्हें भी कंफ्यूजन हो रही है और मैं भी कुछ गलतियां कर रहा हूँ इसके अंदर, तो इस सवाल को रहने ही देते। ठीक है, फिलहाल तो यार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये सवाल वगैरह को भी देखते हैं कि ये किस तरीके से। एक दफा मैं भी खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग माय ओन कैपेबिलिटी। मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हो सकता है। अलबत्ता जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बुक का टॉपिक है, मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लेक्चर 29। दिस इज दी सिंगुलैरिटी। आप लोगों के सामने कल की जो लैब हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को सिग्नल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से किस तरह के सिग्नल्स होते हैं, जिसमें काफी सारे लोग मौजूद भी थे, जिनमें मुझे नाम याद पड़ा है जरियाब, शारिक, हसीब और गफार। ये सब लोग मौजूद थे जब मैंने कल इनका लैब सेशन लिया था। तुम लोगों के सामने मैंने कुछ सिग्नल्स बना के दिए थे, जिन सिग्नल्स की कुछ क्या आती हैं हमारे पास, टाइप्स आती हैं। अब जैसे कि एक सिग्नल हमारे पास ये होता है, कुछ सिग्नल हमारे पास ये होता है, एक तरह का सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है जनाब। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली इन सिग्नल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और ये कहलाते क्या हैं। बेसिकली ये सारे सिग्नल्स जो कहलाते हैं ये सिंगुलैरिटी फंक्शंस कहलाते हैं। ऑल सिग्नल्स आर नोन एज सिंगुलैरिटी फंक्शंस। ठीक है। अब ये करते क्या है, बेसिकली सिंगुलैरिटी फंक्शन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। इनके रिस्पॉन्स को, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के रिस्पॉन्स को समझने में ये बड़ी हमारी मदद करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, सिंगुलैरिटी फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, इनको स्विचिंग फंक्शन कहा जाता है। इनका दूसरा जो नाम है स्विचिंग फंक्शन कहा जाता है। ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन आती है इनके जरिए से, यानी कि दिस गिव्स अस
approximate results by definition। अच्छा, ये रिजल्ट्स ऑफ, यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑफ आरसी एंड आरएल सर्किट। अब ये होते क्या है, सिंगुलैरिटी फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करें, सो सिंगुलैरिटी functions are either discontinuous, ये इनमें discontinuous होते हैं, और have a discontinuous derivative। जैसे कि हमारे पास मैथ्स के अंदर अभी डेरिवेटिव से मुराद क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव का जिक्र आ चुका है। तो मैंने अपने मैथ्स में ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर वेव है ना, कुछ इस तरीके की, इस स्क्वायर वेव का मैं अगर वो ले लूं, डेरिवेटिव ले लूं, यानी कि डी बाय डी टी ले लूं, तो मेरे पास एक तरीके की इस तरह की वेव आती है। सर एक बार आती आसान किस अल्फाज में समझा दें कि है क्या, मतलब वेव्स। अल्फाज अल्फाज में समझा देता हूँ, मैं बताता हूँ ये है क्या। सिंगुलैरिटी फंक्शंस बेसिकली हमारे पास कुछ वेव फॉर्म्स होती हैं, इन वेव फॉर्म्स के की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, दैट आर कॉल्ड सिंगुलैरिटी फंक्शन। इन सिंगुलैरिटी फंक्शन का काम क्या होता है, बेसिकली ये हमें सर्किट्स को समझने में मदद देती हैं, और ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट हमें दे देते हैं। जैसे कि मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है कि भाई अगर मैं एक कैपेसिटर है मेरे पास, इसके इनपुट पे मैं इस तरह की कोई एक स्क्वायर वेव देता हूं, ये समझे, ये जो स्क्वायर वेव है वो यहाँ पर आ रही है, ये स्क्वायर वेव जनरेटर है, ये इधर दे दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, और जब मैं इसके अक्रॉस क्या मालूम करता हूँ, वेवफॉर्म मालूम करता हूँ, तो वो कुछ मेरे पास इस तरीके से आती है। ठीक है, ये आया किस वजह से, बेसिकली मैंने कुछ एनालाइजेशन की, ये सिंगुलैरिटी फंक्शन दिया। फंक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिग्नल होता है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स आप लिख दोगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, और अगर आप सिंपल से किसी भी सिग्नल को इनपुट दे रहे होगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं आउटपुट जनरेट कर देगा। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नल। आप लोगों को याद होगा कल मैंने आप लोगों को कहा था कि सिग्नल जनरेटर को फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं, कहा था। यस सर। फंक्शन का मतलब होता है खास वेव प्रोड्यूस करना। वो खास वेव क्या थी उस फंक्शन जनरेटर के अंदर, स्क्वायर वेव, साइन वेव और ट्राइंगुलर वेव्स। ठीक है, सो ये तो मैंने कह दिया कि भाई यहाँ से मुझे, और ये बेसिकली है अच्छी गुड अप्रोक्सीमेशन है। ये क्या है, गुड अप्रोक्सीमेशन। तो बिना किसी इन्वॉल्व फंक्शन दर्शाया। अब सिंगुलैरिटी फंक्शंस की हमारे पास क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप आ जाती है यानी कि सिंगुलैरिटी फंक्शंस टाइप। पहली टाइप हमारे पास एक अदद होता है कुछ इस तरह का सिग्नल, यानी कि ये मेरे पास टाइम ग्राफ आ गया, माइनस यानी कि माइनस टी से लेके जीरो तक जीरो होता है, और जीरो के ऊपर ये एकदम ये क्या करता है, राइज मारता है, और उसके बाद ये बिल्कुल क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। सो ये कुछ इस तरह का सिग्नल है। इसमें कुछ ना कुछ इसका क्या होता है कि एम्पलीट्यूड होता है। इस एम्पलीट्यूड को मैं क्या कहता हूँ, ए कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ए कहता हूँ। ये कहाँ पर एकदम ये जीरो से पहले क्या है, बिल्कुल
जीरो है, जीरो के बाद क्या है यहाँ पर, ये जीरो के ऊपर वन है, और थ्रू आउट द टाइम ये क्या जा रहा है, वन जा रहा है। सो ये एक हमारे पास क्या आ गया, एक सिंगुलैरिटी फंक्शन आ गया, या एक तरह का सिग्नल आ गया। इस सिग्नल का नाम क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल, या यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका दूसरा नाम जो है फंक्शन भी है। अब आ जाता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक, अगर इस ए की वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास, वन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा। यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, इस पॉइंट के ऊपर वन आ जाए तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में अगर लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन इज जीरो, जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t and 1 for positive values of t। ये आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, दिख रहा है। मैथमेटिकल के टर्म के अंदर हम इसको, अगर इसका जो सिंबल होता है ना, इस यानी कि फंक्शन, जैसे कि एक होता है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक फंक्शन होता है साइन एक्स होता है, कोसाइन एक्स होता है। तो बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है किसका, एक्स का। यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सिस कौन सी टी है, तो ये जो भी फंक्शन होगा टाइम का फंक्शन होगा, और इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू ऑफ टी से। बेसिकली अगर कहीं पे आ जाता है यू ऑफ टी, तो इसका मतलब है आप यूनिट स्टेप सिग्नल की बात कर रहे हैं। और मैथमेटिकली इसको जो हम लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये जीरो होता है या वन होता है, कौन सी वैल्यू के लिए, जब टी लेस देन जीरो के लिए होता है, और वन होता है कब, जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होता है, जीरो के। राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो बताओ इस यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। हेलो, हेलो, यस सर। प्रॉब्लम सर। आर यू श्योर ये दैट कि भाई तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में? और कोई सर एक आगे तो बार नहीं आएगी इसमें? थोड़ा सा रिपीट कर दे सर। और कहाँ से रिपीट करूं, पूरी कहानी से? सर ये यूनिट स्टेप सिग्नल थोड़ा रिपीट कर दें। यूनिट स्टेप सिग्नल, देखो भाई हमारे पास क्या आ जाता है, कोई सिग्नल आ जाता है जिसको शक्ल देखने की है, कुछ इस तरह की शक्ल है मेरे पास। या तुमको मैं किस तरीके से समझाऊं कि सिंगुलैरिटी फंक्शन है, तीन टाइप्स होती हैं, या तीन तरह के सिंगुलैरिटी फंक्शंस होते हैं जो कि मेरे पास बहुत इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है यूनिट स्टेप, दूसरा होता है इम्पल्स, तीसरा होता है रैंप। ये तीन टाइप है इसकी। उसमें पहली टाइप आ जाती है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिग्नल जो टाइम की नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होता है, जीरो होता है, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज के क्या होता है, वन होता है। और जीरो, जब टाइम हमारे पास जीरो होता है तो उसके ऊपर भी क्या होता है, वन होता है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, और मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखते हैं। यानी सर कि और यू ऑफ टी जो होता है मेरे पास, ये बेसिकली इसकी सिंबलाइजेशन है। जीरो होगा फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी, वन होगा कब, जब हमारे पास टी की वैल्यू जीरो होगी या टी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। सर ये वैल्यूज फिक्स हैं या कभी चेंज है? यूनिट स्टेप की वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। ओके सर। अब आ जाती है बात, लेट सपोज मेरे पास कुछ सिग्नल आया है कुछ इस तरीके से, बट ये जो वैल्यू है ये वन नहीं है, अब ये क्या हो गई है, फाइव हो गई है। अब उस सूरत में मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं?
भाई ये सर है क्या? टाइम तो दिखने में टाइम तो कोई भी हो ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट से तो वन ही होगी ना, अगर टाइम पॉजिटिव है या जीरो है। अबे भाई ये क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्या कहना चाह रहे हो? एक तो तुम्हारा ये मसला है कि तुम लोगों को है ना टाइम नेगेटिव, ये अगर मेरे पास एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब बेसिकली टाइम यहाँ पे मैंने फिक्स किया नहीं है। सो टाइम अगर फिक्स कर दूंगा तो कुछ और चीज होगी। अभी तो फिलहाल ये बताओ कि ये दिखने में यूनिट स्टेप सिग्नल जैसा है या नहीं? जी एम्पलीट्यूड के सर। यस सर। बट हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या, क्या एक चीज कही थी अभी, क्या कही थी? सर बस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज है। एम्पलीट्यूड चेंज है, तो उस सूरत में मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई ये है तो सही एक तरीके से हमारे पास यू ऑफ टी, लेकिन ये है जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ जीरो, और क्या है 5 है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के ऊपर। ऐसे ही है। जब इसको हम लोग लिखना चाहते हैं ना, मतलब लेट सपोज मैं इसकी कोई लीनियर इक्वेशंस वगैरह बनाना चाह रहा हूँ, कोई इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो उस सूरत में ये हमारे पास कोई ना कोई सिग्नल है, यानी कि कोई एक सिंगुलैरिटी फंक्शन है, जिसको मैं सपोज कर देता हूँ एक्स के बराबर, एस इज इक्वल टू, इसकी जब इक्वेशन लिखूंगा ना मैं, तो इक्वेशन के अंदर हमारे पास यू ऑफ टी तो होगा। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 5 है, तो सिंपल 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तमाम की तमाम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटेड थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ये तो हमें पता है। कोई भी ग्राफ हमें इक्वेशन की सूरत में हम लिख सकते हैं या एक्सप्रेशन की सूरत में लिख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जो आपने अभी ग्राफ बनाया ये यू ऑफ टी है जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, बस सही है सर। 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 5 इसका एम्पलीट्यूड है? देखो, मैंने जो ए लिखा था ना, बेसिकली वो ए इस वजह से लिखा था कि इट कैन बी वेरी, ये वेरी भी कर सकता है, नॉन वेरी भी कर सकता है। लेट सपोज अगर इस ए की वैल्यू क्या थी, 0.5 होती, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 0.5 0.5। मल्टीप्लाई बाय यू एफ टी। यहाँ पे शुरू में मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल में वन के बराबर लिया था, तो वन क्योंकि लिखते नहीं है, क्योंकि किसी का भी कोफिशिएंट वन होता है तो इसका मतलब है वो सिंपल सिंपल उसका वेरिएबल लिख दो या फंक्शन लिख दो। पर सर आपने तो कहा था यू ऑफ टी की वैल्यू फिक्स है सर, तो ये 5 और 0.5 कैसे हो सकता है? फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन, फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब ही यही है कि उसकी एक वैल्यू फिक्स्ड हो गई है। फिर सर ये यूनिट का सिर्फ मतलब होता यूनिट है स्टेप एक। फंक्शन नहीं रहा ना फिर, अगर इसकी हाँ तो ये इसका तो एम्पलीट्यूड स्टेप चेंज हो गया। फंक्शन, तो मैंने यही कहा ना, ये स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप तो नहीं कहा ना मैंने इसे। सॉरी मैं समझ गया। मैंने इसको यूनिट स्टेप नहीं कहा, बल्कि इसको मैंने कहा है कि ये दिखने में तो यूनिट स्टेप जैसा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड चेंज है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस। अब इस सूरत में ये कहलाता है स्टेप फंक्शन। चले जी। अब ये तो था हमारे पास किसी टाइम, अगर जैसे कि फंक्शन था जो कि राइज हो रहा था या जीरो के ऊपर वन था। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाता है कि ये मेरे पास टाइम एक्सेस है, ये मेरे पास एक कोई टाइम पीरियड है, उससे पहले पहले ये क्या है, जीरो है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अब इस सूरत में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एनी गेसेस? अब ये आ रहा है कुछ, ये टाइम एक्सिस है, ये कुछ ना कुछ एक टाइम इंटरवल है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जीरो पे नहीं जा रहा, मतलब यानी कि एक टाइम है, फिर कोई टाइम है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू एक है, दो है, पांच है, 600 है, 700 है, कितनी है, आई डोंट नो। बस एक टाइम डिक्लेयर कर दिया कि टी नॉट के बाद, टी नॉट के ऊपर ये वन है, और उसके बाद भी क्या है, वन है, उससे पहले पहले क्या है, जीरो है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि ये जो भी सिग्नल है ये क्या है, जीरो है
1 है। 0 कब है? जब मेरे पास टाइम लेस देन टी नॉट है, और मेरे पास 1 है कब? जब मेरे पास टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, यानी कि ये जो टाइम है ये टी नॉट एक कोई कांस्टेंट है, उससे क्या है जब बड़ा है। तो ये तो होगा इसकी क्या, सर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सर लेकिन हाँ, आपने तो कहा था मतलब टी जब नेगेटिव होगा तब ये जीरो होगा, तो ये कुछ समझ नहीं अबे आया। तो हाँ ना, टी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये होता है कि तुम लोग के मैथ के कॉन्सेप्ट तो मुझे लग रहा है कि भाई अल्लाह हाफिज, टी नॉट का नेगेटिव का मतलब कि टाइम यहाँ पे मेरे पास 0 है। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव होती है, तो इस वजह से हमारे पास लेस देन 0 के अंदर वो नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस टी नॉट से पहले की तमाम वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है कि यहाँ पर वो 0 आ रहा है। अब क्या मैं हर एक वैल्यू को लिखूंगा? नहीं, हमने क्या सिंपल से लिखा कि कोई ना कोई टाइम इंटरवल है, उससे पहले ये क्या है 0 है, उसके बाद ये पॉजिटिव है। सिंपल सी चीज है। ये तो होगा इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब इसको एक्सप्रेशन की सूरत में हम लिखना चाहते हैं तो उस इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये, यानी कि यू ऑफ टी बराबर, ये तो पहले तो इस तरीके से हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे सूरत हो गई चेंज। तो अब ये तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, यू ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टी आ रहा है, उसमें से टी नॉट को माइनस कर दो तो हमारे पास ये वाली कोई चीज आ जाएगी। ये इसकी है जनरल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से मेरे पास कुछ सिग्नल है, अब यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि कोई टाइम पीरियड है, यहाँ से यूनिट यूनिट स्टेप हो रहा है। उससे पहले की वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है ये, यानी कि ये माइनस टी है, ये पॉजिटिव टी है, ये कोई ना कोई टाइम इंटरवल है, इस लेफ्ट एक्सिस के अंदर है, तो लाजमी सी बात है टी नॉट कोई ना कोई होगा जिसकी क्या होगी, माइनस टी नॉट की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबॉलिकली वो कुछ इस तरीके से होती है, यू ऑफ टी प्लस टी नॉट। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि भाई ये 0 होता है, 1 होता है, कब होता है, जब मेरे पास टी की वैल्यू इस माइनस टी नॉट से क्या होती है, लेस होती है। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस टी नॉट। और 1 होती है कब, जब इस टी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन माइनस टी प्लस टी सॉरी माइनस टी नॉट होती है। अब ये टी नॉट ये इस तरीके से स्टेप फंक्शन आता किस वजह से है, बेसिकली अगर ये होता किस वजह से, हमें पता है कि भाई हमारे पास एक सर्किट है, ये आ गया मेरे पास एक सर्किट जिसकी कोई ना कोई बैटरी है, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है एक अदद स्विच। इनको मैं ए कह रहा हूँ, इनको इस टर्मिनल को ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ। ये है मेरे पास स्विच। और टाइम मेरे पास जब t इक्वल टू 0 होगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। जैसे ही मेरे पास t इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो उस सूरत में ये जो स्विच होगा जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो उस सूरत में हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरह का स्टेप फंक्शन ये इस तरीके से आ रहा होता है। कल मैंने तुम लोगों को क्या किया था, मैंने ये कहा था कि भाई ये मेरे पास ऑसिलोस्कोप है, ये एक सर्किट है, इसको मैंने सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, मेरे पास ऑसिलोस्कोप की प्रोब थी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, OSC आ गया। इसकी दो प्रोब्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब भी मैं, अब मेरे पास स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन के ऊपर ये एक क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरह से मेरे पास ये लाइन आ रही होगी। मैंने किया ये कि मैंने इस नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया इसके साथ,
इस कनेक्ट कर दिया इसके साथ, जैसे ही मैं इस पॉजिटिव को इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो एक देखेंगे जैसे ही कनेक्ट करूंगा स्क्रीन के ऊपर ये कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा। स्टेप फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है। इट रिप्रेजेंट अ स्विच बिटवीन डीसी सोर्स। ये इसके कुछ इक्विवेलेंट्स होते हैं कि ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तुम लोगों ने अभी सर्किट्स कुछ देखे थे कि हमारे पास ये इस तरीके से कोई सर्किट मौजूद था कि ये भाई रेजिस्टेंस है, ये बीच में कोई आ रहा था, स्विच आ रहा था, ये स्विच यहां से यहां मूव किया, यहां से यहां मूव किया। कब इस तरीके से एरो करके आ रहा था, कब किया था, जब मेरे पास t इक्वल टू 0 होता है तो उस सूरत में ये स्विच पहले जो यहाँ था यहाँ पर आके स्विच हो जाता था। बेसिकली ये इस चीज की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ये इस चीज की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि जब तुम बुक देखोगे तो बुक का पेज नंबर जो मेरे पास मौजूद है वो है 1170। इस पेज नंबर 1170 के ऊपर तुम्हारे पास कुछ ग्राफिक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर तुम ये आसानी से समझ जाओगे कि भाई ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है और इसकी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। किसी का कोई सवाल? सर बुक तो 900 पर खत्म हो गई। गलती हो गई मुझसे, मुझसे एक चीज गलती हो गई। ये 1170 नहीं है, ये है 291 है। ये 290 291, ये 290 है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये तीन तरह के हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है। एक है इस तरीके का जो 0 के ऊपर हो रहा है, कुछ है एक इस तरीके का जो यहाँ से एक टी नॉट से जा रहा है, और कुछ है एक हमारे पास इस तरीके से जो यहाँ से हमारे पास माइनस टी नॉट से जा रही है। इस तरह के यूनिट स्टेप सिग्नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के सिग्नल को जो कि क्या है, एक टी नॉट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्सिस में किसी टी नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स टी नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है यू टी माइनस टी नॉट। कोई एक सिग्नल है जो माइनस टी नॉट से क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो उस सूरत में इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है यू ऑफ टी प्लस टी नॉट होता है। ये तीन पहली टाइप कंप्लीट हो गई। इसके अंदर एक और टाइप होती है दैट्स कॉल्ड इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। इसका एक सिंबल होता है, वो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, और इसकी मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है ना, उसका हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। इसको अगर हम और डिफाइन करना चाहें यूजिंग आवर ग्राफ इलस्ट्रेशन, ये t ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। t लेस देन 0 के ऊपर 0 होता है, ग्रेटर देन 0 के ऊपर 0 होता है, और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये होता है अनडिफाइंड। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो ये बेसिकली एक क्या होती है, स्पाइक होती है मेरे पास। ये समझो कोई स्पाइक है, जब मेरे पास टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी कि 0 के ऊपर कुछ ना कुछ एक स्पाइक आएगी, उसके बाद भी 0, उससे पहले भी 0 है ये। सो दिस इज कॉल्ड माई इम्पल्स फंक्शन। इसको तुम लोग ऐसा ही समझो कि सर्किट के अंदर मेरे पास सर्किट चलता जा रहा है, कुछ नहीं है सर्किट के अंदर, लेकिन एक टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ क्या होता है, वोल्टेज आता है और उसके बाद वो फौरन 0 हो जाता है। सो बेसिकली है क्या, आपने अक्सर औकात देखा होगा घर के अंदर कुछ नॉइज वगैरह आ जाती है, चलते चलते कोई चीज एकदम से उसके ऊपर कोई ओवरशूट आ जाए। लेट सपोज ये मेरे पास कोई एक रेफरेंस लेवल है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन एक बार उसके ऊपर एक आ जाती स्पाइक आ जाती है, तो दैट्स कॉल्ड काइंड ऑफ अ नॉइज दैट कम्स इन द
नॉइज कम्स व्हेन, बल्कि नहीं छोड़ो, ये नॉइज को कॉन्सेप्ट को छोड़ो, तुम ईएमएफ के अंदर फिर मुझे कंफ्यूज कर दोगे। सो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स फंक्शन। इस इम्पल्स फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है दैट्स कॉल्ड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं। यूनिट इम्पल्स फंक्शन से मुराद ये है कि टाइम लेस देन जीरो के ऊपर जीरो होगा, टाइम ग्रेटर देन जीरो के ऊपर जीरो होगा, बट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। अगर मैं इस इम्पल्स, ये मेरे पास क्या आ रही है, कोई ना कोई इम्पल्स आ रही है और इसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड आ रहा है। लेट सपोज इस वक्त एक और मैं इम्पल्स बनाता हूं आपके सामने। ये एक इम्पल्स है, इस इम्पल्स, ये इम्पल्स आ रही है यहाँ पर, ये जीरो के ऊपर है और इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं इस इम्पल्स को लिखना चाहता हूँ किस तरीके से लिख सकता हूँ, हमें पता है कि इम्पल्स फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसका एम्पलीट्यूड 10 आ रहा है तो ये बराबर हो जाएगा 10 इस इम्पल्स ऑफ टी के। इसी तरीके से कुछ ना कुछ इम्पल्स फंक्शन पॉजिटिव टाइम के ऊपर भी आ सकती है। लेट सपोज ये मेरे पास कोई टाइम पीरियड है पॉजिटिव टी नॉट, बिकॉज ये जीरो है, जीरो की लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव, जीरो की लेफ्ट हैंड साइड वाली जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव, माइनस टी नॉट। अगर कोई इम्पल्स आ रही है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है मेरे पास, लेट सपोज ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है 4, तो मैं अगर इसको लिखना चाहता हूँ, इस इम्पल्स फंक्शन को लिखना चाहता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास वैल्यू होगी, क्योंकि टी नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स टी माइनस टी नॉट, इम्पल्स का सिंबल, एम्पलीट्यूड कितना है 4। इसी तरीके से ये कोई इम्पल्स है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर -10 आ रही है। अब उस सूरत में अगर मैं इसको इलस्ट्रेट करना चाहूँ तो इलस्ट्रेट कैसे लिख कर सकता हूँ, हमें पता है कि भाई इम्पल्स फंक्शन है तो इम्पल्स फंक्शन का सिंबल होता है ये इस साइड पे स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है टी प्लस टी नॉट, एम्पलीट्यूड कितना है, -10 पर है तो ये -10 आ गया, ये इसकी होगा रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से अगर मैं इस सिग्नल को कुछ इस तरीके से लिखूं, ये मेरे पास मल्टीपल सिग्नल्स हैं, एक मेरे पास सिग्नल है ये 10 का है, इसका 10 एम्पलीट्यूड, एक सिग्नल कुछ इस तरीके से है मेरे पास, इसका एम्पलीट्यूड है 5, एक और सिग्नल है मेरे पास जिसका जिसका एम्पलीट्यूड है -4, ये 3 के ऊपर है, ये 0 के ऊपर है और ये जो है ये -2 के ऊपर है। मुझे इन सब की क्या करनी है, रिप्रेजेंट करना है, इनको इम्पल्स फंक्शन है, इनका फंक्शन लिखना है। तो इसका जो इम्पल्स फंक्शन होगा बराबर होगा, एम्पलीट्यूड कितना है -4, इम्पल्स का सिंबल इम्पल्स, ब्रैकेट टी कहाँ पर है, प्लस पॉजिटिव 3 के ऊपर है तो ये हो जाएगा t-3 के ऊपर। ये वाला फंक्शन 0 के ऊपर है तो सिंपल सा है भाई, ये 10 एफ ऑफ टी, ये -2 के ऊपर है तो इसका मतलब है 5 एम्पलीट्यूड, इम्पल्स फंक्शन का सिंबल, ब्रैकेट टी कहाँ पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। किसी का कोई सवाल? सर +5 नहीं होगा? हाँ सही। एक अदद हमारे पास तीसरा फंक्शन, सिंगुलैरिटी फंक्शन रह जाता है जिसका नाम है रैंप, ये हम कल करेंगे और इन सवालों से रिलेटेड इसके कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कल डिस्कस करेंगे। कल की जो क्लास है, कल क्लास होगी या नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, ये होगी सैटरडे, संडे को जो क्लास होगी ना हमारी, संडे को क्लास कब है हमारी, 9:30 बजे। सो संडे 9:30 वी वुड हैव अ क्लास, बिकॉज संडे को आपका क्या होगा, थर्सडे वाला स्केड्यूल फॉलो किया जाएगा। तो संडे 9:30 इसकी हम लोग क्या करेंगे, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स करेंगे। इससे पहला वाला सवाल जो कि था उसके ऊपर डिपेंडेंट सोर्स विद इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर, उस
का उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ उसके नोट शेयर कर लूंगा। तो उसमें से फिर ये है कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल होंगे डीपली, उसके अंदर सारे स्टेप्स डिफाइंड होंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा। किसी का कोई सवाल? नो सर। चलो जी, तो खैर अब तक के लिए इतना ही, संडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।